जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मेरी वीडियो वार्ता का उद्देश्य है कि हम नागरिक, जनता और शासक के बीच अंतर संबंधों को स्पष्ट करें। इसमें आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं लोकतंत्र में कौन कौन नागरिक है। तो आज हम इस वार्ता को प्रारंभ करते हैं। लोकतंत्र में कौन कौन नागरिक है। भारतीय लोकतंत्र में या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में जहां पर संवैधानिक या असंवैधानिक लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र जहां होता है वहां भी संवैधानिक, जैसे भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। हम प्रतिनिधि लोकतंत्र में जीते हैं। तो भारत के संदर्भ में यह उदाहरण पहले मैं शुरू करता हूं। जैसे भारतीय लोकतंत्र में नागरिक कौन है। भारत में जनता ही शासन करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है और जो नागरिक है, सिविल है, उस सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। जो भी भारत का नागरिक है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, यह संविधान वर्णित है। तो इसी संदर्भ में मैं परिभाषित करूंगा कि कौन कौन भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक जो व्यवहारिक पक्ष है, मैं वो नहीं कहूंगा सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की योग्यताएं आप लोग किसी अन्य सिद्धांतों से पढ़ लीजिए कि राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या है। लेकिन एक साधारण नागरिक के रूप में कौन कौन लोग होते हैं। भारत में साधारण नागरिक कौन है। खेतिहर मजदूर, पहला पॉइंट है खेतिहर मजदूर। दूसरा चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, धोखेबाज, सजायाफ्ता मुजरिम, ये सारे लोग भारत में नागरिक हैं, क्योंकि ये सब चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। कौन कौन, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। चोर, उचक्के, अपराधी, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो नंबर 1 के नागरिक हैं, क्योंकि वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं किसी प्राइवेट संस्था के संस्थापक, यानी कंपनी के मालिक, या फिर किसी संस्था के मालिक जो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये भारत के नागरिक हैं। तीसरे नंबर पे पत्रकार, तीसरे नंबर पे हैं पत्रकार जो चुनाव लड़ सकते हैं, जो भारत के नागरिक हैं। पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार घोषित करते हैं, ठगी का धंधा करते हैं, लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तीसरे नंबर पे भारत के नागरिक हैं पत्रकार समूह, या पत्रकार कोई भी व्यक्ति हो वह भारत का नागरिक है। चौथा भारतीय नागरिक है नाचने वाला, गाने वाला, वेश्या, जिगोलो, ये पुरुष हो या मादा हो, कोई नर हो या मादा हो, कोई भी वेश्यावृत्ति करता है वह भारत का नागरिक है, क्योंकि वह चुनाव लड़ सकता है। भारत में ट्रांसजेंडर यानी हिजड़े भी चुनाव लड़ सकते हैं, वह भी भारत का नागरिक है। ट्रांसजेंडर चुनाव लड़ सकता है। जिन सभी के चरित्र प्रमाण पत्र में अपराधी घोषित किया गया है या जिसके चरित्र प्रमाण पत्र दागदार हैं, वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भारत के नागरिक हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। जैसे वेश्यावृत्ति ही है, देह का व्यापार करना है। फिल्म इंडस्ट्री के नचनिया बजनिया गजनिया जो भी हो, वो देह व्यापार ही तो करते हैं, अपना अभिनय शरीर बेचते हैं। देखते हैं वल्गर वल्गर वीडियो बनाते हैं, पॉर्न स्टार, ये सब चुनाव लड़ सकते हैं। ये सब देश के नागरिक हैं। अब देश के नागरिक कौन नहीं हैं। भारत में देश के नागरिक कौन नहीं हैं। भारत में कोई भी वैज्ञानिक जो चरित्रवान है, जिसका आचरण प्रमाण पत्र बन चुका है कि यह आचरण से स्वच्छ शुद्ध है, इन पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, बचपन से लेकर के वैज्ञानिक बनने तक वह देश का नागरिक नहीं है। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स जो चरित्र प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के आपराधिक मामले से मुक्त होता है, तभी वह ब्यूरोक्रेट्स यानी कि
लोक सेवक या कर्मचारी बनता है वह भारत में नागरिक नहीं है। भारत में नागरिक कौन नहीं है? वैज्ञानिक भारत में नागरिक नहीं है। भारत में कोई भी चरित्रवान ब्यूरोक्रेट जिसका चरित्र प्रमाण पत्र स्पष्ट बन जाता है तभी वह सरकारी सेवा में आता है, वह भारत का नागरिक नहीं है। भारत का नागरिक कौन नहीं है इसकी व्याख्या ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप आचरण से शुद्ध हैं, अगर आपका आचरण बाल्यकाल से किसी प्रकार के भी आपराधिक मामले में आप लिप्त नहीं हैं, धोखाधड़ी, चोरी, वेश्यावृत्ति इत्यादि किसी भी सामाजिक या नैतिक स्तर पे जिसे अपराध की संज्ञा नहीं दी जाती है उसमें लिप्त नहीं है, तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में नागरिक वही है जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जान लीजिए, कोई भी सरकारी सेवा में शामिल व्यक्ति जिसके चरित्र प्रमाण पत्र की पुष्टि स्कूल लेवल से लेकर के प्रशासनिक स्तर तक होती है, इसके बाद ही उसको सरकारी सेवा में लिया जाता है, वो व्यक्ति चरित्रवान है, नैतिक रूप से भी और व्यवहारिक समाज में भी और सरकार की भी दृष्टि में किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में लिप्त नहीं है, न चरित्र से गिरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में केवल और केवल अपराधी ही चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी वार्ता स्पष्ट है। इस बात को विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। एक लाइन में है कि कोई भी व्यक्ति जो चरित्रवान है, जिसका आचरण प्रमाणित हो गया कि वह आचरण से हीन नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। उसे पहला कार्य करना होगा, उसे आचरणहीन बनना होगा कि उसे सरकार के पास सबसे पहले यह दिखाना होगा कि मैं आपकी सेवा में नहीं हूं। और आपकी सेवा में किस स्तर पे आप नहीं हो सकते हैं? या तो आप सेवा से रिजाइन दे दें, सरकारी सेवा से रिजाइन दे दें। दूसरा, सरकारी सेवा से या अपदस्थ कर दिया जाए। अगर आप सरकारी सर्विस के दौरान सस्पेंड कर दिए जाते हैं किसी कदाचार, अनाचार, व्यभिचार के मामले को लेकर के आप सस्पेंड कर दिए जाते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आप पर ठप्पा लगा होना चाहिए कि आप चरित्र से हीन हैं। आपका आचरण जो गिरा, आपने कोई आपराधिक कार्य किया, किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया, तो आप चुनाव लड़ने के अधिकारी हो जाते हैं, अर्थात आप नागरिक हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, स्पष्ट रूप से मैं लोकतंत्र विरोधी क्यों हूं इसकी व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं, तो समझ गए होंगे इस बात को कि मैं एक चरित्रवान और सच्चरित्र व्यवहारिक रूप से व्यक्ति हूं, जिसका सर्टिफिकेट बना हुआ कि बचपन से कभी कोई अपराध में संलिप्त नहीं रहा है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये लोकतंत्र का दोष है। तो इसीलिए मित्रों, मैं अब अपनी बात करता हूं कि मैं इसकी लोकतंत्र की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वास्तव में मैं बता रहा हूं कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको कोई राजनीतिक अधिकार लोकतंत्र में कभी नहीं मिलेगा। कोई भी राजनीतिक अधिकार सच्चरित्र व्यक्ति को या सरकारी सेवा में रहने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं राजतंत्र की बात करता हूं कि मैं राजा बनूंगा तो जो व्यक्ति सदचरित्र और शुद्ध आचरण का होगा वही मेरी प्रजा होगी और वही मेरे प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनेगा। चुनाव लड़ने का अधिकार उसे ही मिलेगा, यानी मेरी मंत्रिमंडल में बैठने का अधिकार उसे ही मिलेगा। आज भी कोई विधायक एमपी बन गया, ऐसा राजतंत्र होगा तो क्या मंत्रिमंडल नहीं होगी? क्या सभा नहीं होगी या समिति नहीं होती है? सभी लोग सीरियल में तो कम से कम देखते हैं कि कोई भी राजा के पास एक सभा होती है, जहां पर कोई भी अपनी फरियाद लेके जाता है, वहां पर विचार विमर्श होता है और देश की नीतियों का निर्धारण होता है। तो भाई राजा तो मैं रहूंगा, तो क्या मेरे सलाहकार मंडल में चोरू चक्के आके बैठेंगे? नहीं। ऐसे लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो सदचरित्र होंगे, उन्हें ही बैठने का मौका मिलेगा। तो राजतंत्र में तो यही नियम चलता है और मैं भी राजतंत्र की बात करता हूं, मेरे राजतंत्र में भी यही चलेगा। तो जितने सरकारी सेवा में रहने वाले लोग हैं, मेरा समर्थन करें। मैं राजतंत्र में आपको वो सारी सुविधाएं दूंगा जो आज लोकतंत्र में चोर उचक्के लफंगों को है। जैसे एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके 2 विवाह कर सकता है। एक नेता कई बार उस पर यौन शोषण इत्यादि के बलात्कार के मामले आरोपित होते हैं, फिर भी वह नेता चुना जाता है क्योंकि उससे जनता में उसकी प्रसिद्धि होती है, बुरे कर्मों से प्रसिद्धि होती है।
वैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ करके एक अवैध पत्नी रखता है, फेमस है। ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से होता आया है, लेकिन लोकतंत्र में ही ये हो सकता है। अगर आप सच्चरित्र हैं, ऑथोरिटी के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो मेरा समर्थन कर सकते हैं। यही मैं वार्ता आप लोगों के सामने करता हूं, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूं, वो सारी सुविधाएं दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे राजतंत्र और कैसे। लेकिन आज की वार्ता में आपके लिए कि भारत में लोकतंत्र के अधीन कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है की व्याख्या मैंने कर दी है। वार्ता को ज्यादा विस्तार न करते हुए मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। आप सबों से निवेदन है कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो एक बार जरूर सुने और आप इस बात को समझ लें कि अपनी टिप्पणी में अगर किसी बात से असहमति हो तो मेरी आलोचना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।